हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मेरे बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो बना दें जिसमें कि आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं। तो मैंने कहा स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी है तो स्टूडेंट की बात को मानना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने डिसाइड करा कि आपसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो आपका पेपर है, वैसे तो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पेपर 10 न्यू सिलेबस की बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पार्ट की बात करूंगा। तो बेटे जहां तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सवाल है या किसी भी सब्जेक्ट का सवाल है, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना पड़ता है जब हम किसी भी चीज की तैयारी करें, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सिलेबस का थ्रेडबेयर एनालिसिस करें। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से देखा है और 3 डेकेड्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा स्टूडेंट्स कई बार सिलेबस को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में फिर उनको सफ़र करना पड़ता है। तो इस बात का बड़ा ध्यान आपने रखना है कि जो सिलेबस है आपका, उसकी भरपूर महीन से महीन जानकारी और थ्रेडबेयर एनालिसिस आपने करना है। और वो थ्रेडबेयर एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में मैं आपकी चर्चा अभी करूंगा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जब एक बार आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें, परख लें, उसके बाद यू शुड बी इन ए पोजीशन कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकें, सेग्रीगेट कर सकें कि उसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन कौन सा है और थ्योरेटिकल पोर्शन कौन सा है। तो सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद आप ध्यान से देखें कि इसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन कौन सा है और थ्योरेटिकल पोर्शन कौन सा है। जब आपने ये 2 काम कर लिए तो फिर आखिरी काम आपका ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब आप मार्क आउट करें कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है और अदर चैप्टर कौन से हैं। तो इन तीनों चीजों को, ये जो तीनों पॉइंट मैंने लिखे, पहले हम तीनों पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके आगे ये मैंने कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में भी बातचीत होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे 2 वॉल्यूम्स आते हैं। एक तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का है और मैंने लिखा भी हुआ है सिंप्लीफाइड एंड मेड इजी। और उसके बाद अगर कोई हमारे ऑडिटिंग, मैंने कहा ऑडिटिंग क्या बेटा, मैंने कहा सब्जेक्ट तो मेरा नहीं है, आई मीन टू से उसके लेक्चर्स हम नहीं देते हैं, लेकिन जो मेरी बुक आती है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अगर कोई ऑडिटिंग का पार्ट खरीदना चाहता है, ये दूसरा वॉल्यूम है, ऑडिटिंग सिंप्लीफाइड नोट्स, बहुत ही सिंपल नोट्स लिखे हुए हैं और ये सेल्फ स्टडी है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। ये दोनों बुक्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1200 रुपीज दे करके आप ये दोनों वॉल्यूम खरीद सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट्स का पोर्शन खरीदना चाहता है तो उसको 900 देने होंगे। एनीवे, और वैसे मेरी एडवाइस ये होगी, जब आप 900 दे करके कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जिसकी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है करेक्ट, तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप ऑडिटिंग का पार्ट भी ले लें। टोटल 1300 में दोनों बुक्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जहां तक आपके सिलेबस का सवाल है, पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से यहां पर देखें। सबसे पहले मैंने यहां पर जो आपका सिलेबस है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेक्शन 1 के अंदर लिखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स। उसके बाद सेक्शन 2 में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। और उसके बाद लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखा हुआ है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, और फाइनली फिर आपका जो पार्ट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अच्छा, अब जहां तक सवाल है सेक्शन 1, जिसका कि मैंने कहा मेन हेडिंग है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इसको 10 मार्क्स अलॉट तो करे गए हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में से आप छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, हालांकि बहुत लंबे चौड़े चैप्टर्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पहला जो इसमें आप पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसके बाद 4 फीचर ऑफ शेयर्स लिखा है, लेकिन इन दोनों को आप एक ही चैप्टर मान लें, क्योंकि हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर ही 4 फीचर, री इश्यू वगैरह इंक्लूड करा हुआ है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड 4 फीचर ऑफ शेयर्स, और आपको मालूम है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले के लेवल पे आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर उसके अलावा दूसरा चैप्टर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ये हार्डली एक क्लास का चैप्टर है, मैंने कहा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, राइट्स इश्यू। अब राइट्स इश्यू के बारे में हम बाद में देखेंगे। जब भी कोई कंपनी, राइट्स इश्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी फ्रेश इश्यू करती है मार्केट में, तो फ्रेश इश्यू मार्केट में करने से पहले जब भी किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर इश्यू करती है। और जब भी कोई कंपनी फ्रेश इश्यू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है कि आप चाहो तो जो हम ये शेयर इश्यू करने चाह रहे हैं, इन शेयर्स को आप खरीद सकते हो। उसको हम बोलते हैं राइट्स इश्यू। और उसके बाद एक चैप्टर है बोनस इश्यू। बोनस इश्यू भी हार्डली एक क्लास का चैप्टर है।
बोनस इशू का आपको सबको मतलब मालूम है कि कभी कभी कोई कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दें, यानी कि इसमें शेयर होल्डर्स को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ऑफ कोर्स जब हम ये चैप्टर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तुमने देखा राइट्स इशू हार्डली एक क्लास का चैप्टर है, बोनस इशू भी एक क्लास का ही चैप्टर है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, हाफ पेज का चैप्टर है, आपके मॉड्यूल में सिर्फ इसमें थ्योरी दी हुई है, स्वेट इक्विटी शेयर। बेटे स्वेट इक्विटी शेयर्स का बेसिकली क्या मतलब है, आपको मालूम है कि आजकल जो शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं करे जा सकते, प्रीमियम पे तो इशू करे जा सकते हैं, लेकिन सेक्शन 53 जो कंपनीज एक्ट का है वो मना करता है कि किसी भी कंपनी को कि आप शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पे वैसे तो इशू नहीं करे जा सकते। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू करे जा सकते हैं। और स्वेट इक्विटी शेयर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे किसी कंपनी को एक हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, या बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है, या टेक्निकल नो हाउ की जरूरत है, या कंपनी को कोई पेटेंट चाहिए, कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा टेक्निकल नो हाउ को हासिल करने के लिए, या नॉलेज को हासिल करने के लिए, या पेटेंट राइट्स हासिल करने के लिए कई बार कंपनी जो है जिनसे ये शेयर्स हासिल करती है उनको शेयर इशू करती है, उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। और जनरली ये शेयर जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू तो नहीं हो सकते, लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो डेफिनेटली कोई कंपनी जो है डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। ये भी मैंने कहा एक चैप्टर है, एक क्लास का चैप्टर। राइट्स इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर में हार्डली एक क्लास लगेगी। उसके बाद आपका एक चैप्टर क्या टॉपिक दिया हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक परचेज स्कीम। हालांकि आपके मॉड्यूल में सिर्फ थ्योरी दी हुई है, इसमें कोई इलस्ट्रेशन या कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, और हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम इसको कवर करेंगे। इसमें भी एक ही क्लास लगेगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्टॉक परचेज स्कीम का क्या मतलब होता है कि कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये कहती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद हम आपको कुछ शेयर्स देंगे, और ये शेयर्स हम आपको कुछ कंसेशन पर देंगे। उसको हम बोलते हैं बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। करेक्ट, इस पूरे चैप्टर को हम शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम भी बोल सकते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग ऑफ कोर्स कैसे होगी जब हम ये चैप्टर करेंगे तो तब पढ़ेंगे। बाई बैक ऑफ शेयर्स, बाई बैक ऑफ शेयर्स इस चैप्टर में 2 क्लासेस आपकी लगेगी। बाई बैक ऑफ शेयर्स भी आपको मालूम है कि जब कंपनी मार्केट से अपने शेयर को खरीदती है तो इसमें पहले तो हम ये रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई कंपनी मार्केट से अपने शेयर क्यों खरीदते हैं, कंपनी की क्या मजबूरी है या कंपनी को क्या फायदा है। ऐसा करने से बाई बैक ऑफ शेयर्स, और ऑफ कोर्स इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी तब हम बाई बैक ऑफ शेयर्स का जब चैप्टर लेंगे तो तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा इस यूनिट में चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर है और आप छोटे छोटे क्वेश्चन ही इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 से 3 क्लासेस लग सकती हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको मालूम है जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कमिट करती है कि आपके जो ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ कोर्स वापस करे जाएंगे। मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर जो है वो 20 साल के अंदर किसी कंपनी को वापस करने लाजमी होते हैं। करेक्ट, तो जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर वापस करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये हम देखेंगे। इसको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। वैसे तो मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 20 साल के अंदर वापस हो जाने चाहिए, लेकिन अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इश्यू करे तो उस केस में 30 साल के अंदर भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो सकता है। उसके अलावा इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपको मालूम है कि जब कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो इश्यू करते वक्त कंपनी को बकायदा ये लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को कि आपका ये जो पैसा हम लोन के रूप में रेस कर रहे हैं, डिवेंचर इश्यू करके रेस कर रहे हैं, ये हम कब वापस करेंगे। डिवेंचर्स मैक्सिमम 10 साल के अंदर वापस हो जाने चाहिए। फिर इसमें एक चैप्टर है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है तो कंपनी को इस बात की श्योरिटी नहीं है कि हमारे सारे शेयर्स खरीदे जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 1 लाख शेयर मार्केट में इश्यू कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, तो जरूरी तो नहीं है कि कंपनी के सारे 1 लाख शेयर जो है सब्सक्राइब हो जाएं। तो कई बार कंपनी अपने शेयर को बिकवाने की गारंटी ले लेती है कुछ इंस्टीट्यूशन से, तो वो इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल जो किसी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने की गारंटी लेते हैं उनको अंडरराइटर्स बोलते हैं, और जाहिर है उनकी सर्विसेज के लिए हम उनको कमीशन देते हैं। तो अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर हमने ये चीजें पढ़नी है कि जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है और अपने शेयर्स को अंडरराइट कराती है तो उसकी फिर अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो ये यूनिट 10% की है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है आपने देखा, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। करेक्ट। उसके अलावा फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट है इनफैक्ट प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3।
अब बेटे आपको मालूम है कि जितने भी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आज के दिन में आपके लेवल पे, वैसे तो जितनी भी कंपनीज हैं जिनको हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। इससे पहले के लेवल पे भी आपने फाइनल अकाउंट्स करा है और आपने 11th में भी करा है, 12th में भी करा है, फर्स्ट इससे पहले ग्रुप 1 में भी आपने करा है। तो फाइनल अकाउंट्स, लेकिन इससे पहले जो आपने करा है वो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज का करा है। अब आप पढ़ेंगे पहले तो कॉर्पोरेट बॉडीज का। अब जितने भी कॉर्पोरेट बॉडीज या कंपनीज जो होती हैं वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट जब बनाती हैं तो पहले हमें यह देखना पड़ता है कि वो कंपनी कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। आपको मालूम है आज के दिन इंडिया में 2 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक तो हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड का मतलब है जो पहले से ही चले आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं तो हमारा मतलब है जो स्टैंडर्ड पहले से ही चले आ रहे हैं। उसके बाद आजकल कुछ नए स्टैंडर्ड आ गए हैं, जैसा कि आपको मालूम है, उनको इंड एएस हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वैसे इसका मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। तो आजकल जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं या तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं या वो इंड एएस फॉलो कर रही हैं। ये मैंने क्यों कहा? अब होता क्या है कि अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो उसको अपने फाइनल अकाउंट्स जो बनाने पड़ेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जब ये कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाएगी तो इनको फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। लेकिन उसके अंदर जो डिवीजन 1 होती है उसके अंदर जो फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो डिवीजन 1 है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 3, और इसके अंदर जो डिवीजन 1 है उसके अंदर जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उन फॉर्मेट्स के आधार पर इनको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। याद रखें कि आपके लेवल पे अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं तो वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से होते हैं। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि अब हम ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह नहीं कहते, अब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं, एसपीएल। एक तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लेवल पे ये वाला पार्ट है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके अलावा ऐसी कंपनीज जो इंड एएस फॉलो करती हैं, जब वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं उनको भी फाइनल अकाउंट्स जो बनाने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये कंपनीज जो इंड एएस फॉलो करेंगी, जब ये अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगी तो जो डिवीजन 2 के अंदर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, डिवीजन 2 के अंदर जो फॉर्मेट्स दिए हैं उनके हिसाब से बनाएंगी। जबकि आपको जो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जो डिवीजन 1 के अंदर फॉर्मेट्स हैं उसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम सीखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉट्स ऑफ व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस इस पर्टिकुलर चैप्टर से होंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए मैंने कहा सिलेबस का बहुत जबरदस्त क्या बोलते हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए और सिलेबस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से दिया है। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन ये चैप्टर अलग से दिया है, 10% दिया हुआ है, तो आप इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 चैप्टर हैं, हालांकि ये तीनों बड़े हैवी चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें से आपको अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 3 चैप्टर्स हैं, एक बैंकिंग कंपनी है, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है। इज इट क्लियर टू यू? तो जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है इन 3 चैप्टर्स को ही कवर करने में लगता है, बाकी चैप्टर्स में बेसिकली कम टाइम लगेगा। थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स में भी टाइम लगेगा। फाइनल अकाउंट्स में 4 क्लासेस लगेंगी, बैंकिंग अकाउंट में 6 क्लासेस लग सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग में 3 क्लासेस लगेंगी, इंश्योरेंस में भी 3 क्लासेस लगेंगी। अब बैंकिंग कंपनीज के अंदर आपको क्या पढ़ना है इस लेवल पे? मैंने कहा ना, जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो पहले हमें मालूम भी होना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। बड़े बैंकिंग कंपनीज में भी आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि बैंकिंग कंपनी किस तरीके से अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बैंकिंग कंपनीज है, तो बैंकिंग कंपनीज आज के दिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करती हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से अकाउंटिंग करती हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से एक बैंकिंग कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाएगी। हालांकि इस चैप्टर में आपको फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको मालूम है, जब आप इससे पहले के लेवल पे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे
तो आपको याद है 11th या 12th में जब भी होता था आपको कुछ एडजस्टमेंट सिखाई जाती थी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, इजंट इट और नॉट। इसी तरीके से एक बैंकिंग कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है तो उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। फॉर एग्जांपल रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट कैसे कंप्यूट करना है, तो इस तरह की एडजस्टमेंट पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको फाइनल अकाउंट बनाने पर भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आएंगे वो रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट पे आएंगे, परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, एसीजीसी कवरेज, डीआईजीसी कवरेज पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसकी चर्चा जब हम बैंकिंग कंपनीज में करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने अकाउंट बनाएंगी, और इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से IRDA हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो एक जो इंश्योरेंस कंपनी का सेक्टर है उसको IRDA जो है वो गवर्न करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर को RBI गवर्न करता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या बोलते हैं, गवर्न करता है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग एक्ट है, वैसे तो उसको इंश्योरेंस एक्ट कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक बॉडी बना दी गई है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें भी आपको कोई फाइनल अकाउंट्स बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लेम्स पर, प्रीमियम पर बेस्ड क्वेश्चन की क्लेम्स कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, प्रीमियम्स कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये तो बेसिकली हमने देखा प्रैक्टिकल पार्ट। अब आपका 5वां जो पार्ट है वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है। एक तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में, हालांकि इस ग्रुप 1 में भी आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, हालांकि बच्चे पढ़ते नहीं है थ्योरी, मुझे मालूम है, लेकिन हम पढ़ाएंगे, आपको चिंता मत करें। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ अब आपके कोर्स में इंडेक्स, मैंने बताया ना एएस के अलावा कुछ इंडेस, अब आपको फेमिलराइज करा जा रहा है कि इंडेस क्या है। अभी सारे इंडेस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कुछ चुनिंदा इंडेस आपका कोर्स का पार्ट बनाया हुआ है जो मैंने लिखा। एक तो है इंडेस 1 जिसका कि ताल्लुक प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, इंडेस 2 जिसका ताल्लुक इन्वेंट्री से है, इंडेस 10 जिसका कि ताल्लुक इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से है, फिर AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से है, फिर इसी तरह से इंडेस 33 अर्निंग्स पर शेयर से है, और फिर एक इंडेस 37 है जिसका ताल्लुक जो है प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट से है। तो ये अब आपको इंडेस के एंगल से पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पेपर को नोट करा जा रहा है इनमें अब, वैसे तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस करते हैं तो उसके अंदर जनरली हम केस स्टडीज पढ़ते हैं, लेकिन देखने में अभी ऐसा नहीं आ रहा कि आपके क्वेश्चंस में कोई केस स्टडीज पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की इंडेस 1 डील्स विद, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह से इंडेस 10 डील्स विद इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि एटलीस्ट आपको टाइटल के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। बहुत डीपली आपके लेवल पे इसको अभी कवर नहीं करा गया है, लेकिन अपनी तरफ से आपको भरपूर और कॉम्प्रिहेंसिव क्या बोलते हैं लेवल की कोचिंग देंगे। तो ये तो था आपका अकाउंट्स का पार्ट। मैंने कहा आपको, मैंने थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करी कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने कहा था इसको एनालाइज करने के बाद अब हमने ये भी देख लिया कौन सा प्रैक्टिकल पार्ट है। जो पहले 4 सेक्शन से प्रैक्टिकल से डील करते हैं, और 5वां पार्ट स्टैंडर्ड का पार्ट वो थ्योरेटिकल है। फिर मैंने ये भी बताया था प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा जो आप अहमियत देंगे ये 3 चैप्टर्स को देंगे। ये 3 चैप्टर बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, LQ लॉन्ग क्वेश्चंस। इज इट क्लियर टू यू? और बचे हुए जितने भी चैप्टर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इससे पहले मैंने बताया, और इन चैप्टर्स को भी आपने ध्यान से ही पढ़ना है, करेक्ट। और ये मैंने ऑडिटिंग का पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा ऑडिटिंग के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर डू वी नीड टू डू इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल ऑल्सो? और मैंने कहा जो हमारा स्टडी किट है या स्टडी मटेरियल है या बुक है, करेक्ट, उसमें सारा मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कवर करे हुए हैं, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं। जिन बच्चों ने हमारे इससे पहले कोर्स करे, आप उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंटली रिटन स्टडी मटेरियल है। सेक्शन वाइज हमने क्या बोलते हैं उसमें रखा हुआ है, एक हर चैप्टर में एक सेक्शन हमने बनाए हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। एक पर्टिकुलर सेक्शन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो कहने का मतलब है अगर आप हमारे स्टडी किट को अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपको कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अलग से अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हाउ टू रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब आप एक बार कोर्स को फिनिश अप कर लें तो उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट पिछले 3 साल के अटेम्प्ट के पेपर, अब अननेसेसरली स्कैनर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप न्यू स्कीम के तहत कर रहे हैं। तो पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स आपको करने चाहिए और एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको करने चाहिए जो इंस्टीट्यूट की साइट पे अपलोड रहते हैं, वैसे वो भी हम आपको देते रहेंगे। फिर बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर अगर डाउट हो तो क्या होगा, डाउट होगा तो क्या होगा। ये 3 ऑल्टरनेटिव्स हमने दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑल्टरनेटिव के थ्रू अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। करेक्ट। फिर जहां तक यूट्यूब चैनल का सवाल है, एक तो यूट्यूब चैनल है संजय वेल्किंस, इसको आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये वाली चैनल है CMA वर्चुअल प्लेनेट, हालांकि मैंने अभी नीचे टाइप करके भी लिखा हुआ है CMA वर्चुअल प्लेनेट। जो हमारी ये कंपनी अकाउंट्स की क्लासेज जो हम फ्री में कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये हर दिन वीडियो अपलोड होगा। करीब मैं सुबह 8:30 बजे वीडियो पहले रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद मैं उसको अपलोड करूंगा, यानी कि लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होंगी, बल्कि उसी दिन की रिकॉर्डिंग होंगी और हो सकता है कि कुछ क्लासेस मुझे लाइव भी करनी पड़े। इज इट क्लियर टू यू? तो 11:30 पे, और डेज याद रख लें, डेज आपके जो होंगे, क्योंकि कल का मतलब है वेडनेसडे से, तो ट्यूसडे से TTS में कॉर्पोरेट अकाउंट्स की क्लासेस आपकी होंगी 11:30 पे। तो टाइम अच्छी तरह से नोट कर लें, TTS 11:30, और 11:30 से लेकर के आप क्लासेस का ड्यूरेशन मैक्सिमम 1.5 आवर्स का होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो TTS में क्लासेस होंगी 11:30 से लेकर के आप मान करके चल लें एटलीस्ट 1 बजे तक। क्लियर? और मैंने कहा जो क्लासेस होंगी वो CMA वर्चुअल प्लेनेट की चैनल पर होंगी, हालांकि दोनों चैनल जो हैं आप सब्सक्राइब कर लेना। कई बच्चे ये भी कहते हैं सर MCQ कैसे प्रिपेयर करेंगे? बेटे हर चैप्टर में आप देखेंगे हमने एक MCQ का सेक्शन रखा हुआ है, तो जाहिर है कि आपकी MCQ की प्रिपरेशन भी अलॉन्ग विद द चैप्टर जो है वो कराई जाएगी। अब इतना करने के बाद कुछ बच्चे जो हैं, जाहिर है बिकॉज ये ऑलमोस्ट फ्री बैच है जिसमें आपको सिर्फ बुक्स खरीदनी है, करेक्ट। अगर आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसके लिए कोर्स की कोई फ़ी नहीं है, यूट्यूब क्लासेस आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो बच्चे बुक्स खरीदेंगे, एग्जामिनेशन से 1.5 महीने पहले हम सारा कोर्स उनको गूगल ड्राइव या ऐप के थ्रू फ्री में भी दे देंगे, सारा कोर्स भी आपको दे देंगे, लेकिन वो एग्जामिनेशन से 1.5 महीने, लेकिन ये उन्हीं को दिया जाएगा जो बुक्स खरीदेंगे, नंबर 1। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा हमारे कोर्स को खरीदना चाहता है तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर फटाफट हमें कोर्स मिल जाए, तो ये हमारा जो आपका कोर्स है कॉर्पोरेट अकाउंट्स का, ग्रुप 2 की बात चल रही है। तो आपको मालूम है हमारे हिंदी वर्जन के कोर्स अलग होते हैं और इंग्लिश वर्जन के कोर्स अलग होते हैं। अलग का मतलब है कि हमारे हिंदी में अलग है, हिंदी का मतलब जिसमें मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश, और एक होता है प्योरली इंग्लिश वर्जन कोर्स। तो अगर आप इंग्लिश वर्जन कोर्स खरीदना चाहते हैं या हिंदी वर्जन कोर्स खरीदना चाहते हैं, इंग्लिश वर्जन कोर्स का नाम है वेव और हिंदी वर्जन कोर्स का नाम है लहरें, करेक्ट। चाहे हिंदी वर्जन हो या इंग्लिश वर्जन हो, ड्यूरेशन आपकी होगी 60 से 70 आवर्स की, और 10 घंटे का हमारा रिविजनरी सेशन होता है और 10 घंटे का पास पेपर एनालिसिस सीरीज होती है। तो अगर 6 मंथ्स की वैलिडिटी पर आप खरीदना चाहते हैं तो 3000 है, और इसमें आपको बुक्स भी दी जाएंगे जो कि हार्ड कॉपी में हम बुक्स देते हैं, और ये वही बुक्स हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई। जैसे कि आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स लेते हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बुक आपको मिल जाएगी और 3000 के अंदर ही मिल जाएगी। तो चाहे आप हिंदी वर्जन खरीदें या इंग्लिश वर्जन खरीदें, तो मैंने कहा कोर्स की ड्यूरेशन 60 से 70 घंटे है, 10 घंटे का रिवीजन है और 10 घंटे का पास पेपर एनालिसिस सीरीज होती है। तो अगर आपको अच्छा लगता है या आपको हमारे पर ट्रस्ट है, और तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस इज द बेस्ट कोर्स। और ये बस मैं इतना कहूँगा क्योंकि अपने बारे में ज़्यादा भी कहना ठीक नहीं होता, वो बेटर है कि बच्चे खुद डिसाइड करें। कोर्स की खासियत जो है वो 3 फेज कवरेज है। 3 फेज कवरेज का मतलब है कि फर्स्ट फेज में तो जो स्टडी किट हम आपको सप्लाई करते हैं या बुक सप्लाई करते हैं उसकी हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। फेज 2 में पास पेपर क्वेश्चंस, RTP, MTPs वगैरह, और थर्ड फेज में फिर हमारा रिविजनरी सेशंस होगा, करेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये भी आप ध्यान में रखें कि मैंने अभी आपको बताया यूट्यूब चैनल एक संजय वेल्किंस है, एक CMA वर्चुअल प्लेनेट है, लेकिन जो CMA इंटर की हमारी क्लासेस होती हैं वो CMA वर्चुअल प्लेनेट पर ही होती हैं, और जो CA की क्लासेस होती हैं वो संजय वेल्किंस के चैनल पर होती हैं। तो इस चैनल को आप खास तौर से क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्राइब कर लें, और ये यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल भी है। और अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और डिटेल लेनी है, करेक्ट,
तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर करके भी पूछ सकते हैं। इन केस अगर कॉल पिकअप नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दें। व्हाट्सअप मैसेज में लिखें सर आई वांट टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोर्स, तो स्टाफ आपको रिवर्ट कर लेगा। उसके अलावा ये हमारा लर्निंग मोबाइल ऐप है, ये भी आप डाउनलोड कर लें। तो ये सारी चीजें मुझे आज आपसे गुफ्तगू करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को सुनने के बाद आपको कुछ आइडिया और कुछ क्लूज हासिल जरूर हुए होंगे कि किस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और यूट्यूब बैच को जरूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए फायदेमंद है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। बस इसमें आपका खर्चा सिर्फ और सिर्फ बुक्स का है। और मेरी एडवाइस ये है, भले ही हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स का करा रहे हैं, आप दोनों बुक्स खरीद लें, 1200 में कोई मुश्किल नहीं है। आप याद रखें कि ये जो ऑडिटिंग के भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, जबरदस्त नोट्स हैं, आप डेफिनेटली यू विल चेरिश देम। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।